हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा ख्याल है कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। त्योहारों का सीज़न है, दिवाली आने वाली है, तो उसकी साफ़ सफाई में मम्मी पापा ने आपको भी साथ ही लगा रखा होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी टाइम दीजिए, एंजॉय भी कीजिए। ठीक है। मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर आपके सामने फिर से क्लास लेके आ गया हूँ करंट अफेयर की, जो कि हमेशा की तरह जैसे मैं बोलता हूँ आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो थोड़ा ध्यान ज़रूर दें। एटलीस्ट मैं तो मेरी क्लास के लिए आपसे मैक्सिमम 20 to 40 मिनट्स मांगता हूँ। बाकी आप दिन में क्या करते हैं आप जानें। अपने डे को ऑर्गेनाइज कीजिए, अलग अलग डिवाइड कीजिए सेगमेंट्स को कि कब क्या करना है, कब क्या करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी पहले से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो एक बार ज़रूर अपने एक साथियों के साथ या जो और एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए चैनल को। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, और कमेंट आप अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, या कोई फीडबैक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई एजुकेशनल डाउट आपका है या कोई स्ट्रेटेजी वाइज आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। जो पट्टी पे नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और इसके अलावा जैसे अगर आपका कोई चीज़ यहाँ से स्किप हो जाती है या समझ नहीं आती, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है हमने नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, तो वो आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि नीदरलैंड्स टू होस्ट नाटोज 2025 एनुअल न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज स्टीडफास्ट नोन। ठीक है, इस न्यूज़ में सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नाटो की 2025 की एनुअल न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज है वो नीदरलैंड होस्ट करेगा, और जिसका नाम है स्टीडफास्ट नोन। सिर्फ ये दो चीज़ याद रखनी है आपने। ठीक है, और कुछ इस न्यूज़ से रिलेवेंट आगे कुछ आया तो मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। इंडिया होस्ट 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप अचीव्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। इंडिया ने होस्ट किया 11th एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और अब की बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडिया जो है इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, और सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में किसी कंट्री में ये जो इतना मेगा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ये कौन सी जगह हुआ? वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर है भाई। ठीक है, चलिए इस इवेंट में मेजरली जो एक्वेटिक, आपसे नाम से ही समझ गए होंगे, पानी से रिलेटेड जितने भी गेम हैं, स्विमिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ इन्वॉल्व हैं। और ऑर्गेनाइज किसने करवाया? ये स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने मिलके भाई। ठीक है, और ये जो चैंपियनशिप है ये एक तरीके से क्वालिफायर का काम करती है। कौन से गेम के लिए? एशियन गेम्स, जो कि नगोया में जापान में होने 2026 के अंदर, उनके लिए क्वालिफायर का काम करेगी। मतलब यहाँ जो अच्छे से परफॉर्म करेगा वो एशियन गेम्स जापान वाले सेशन के लिए जो है वो एलिजिबल होगा भाई। ठीक है, मेडल्स की बात करें तो इस गेम के अंदर, इस चैंपियनशिप के अंदर चाइना नंबर 1 पे है सबसे ज़्यादा मेडल टैली के साथ, 54 मेडल्स थे। कजाकिस्तान सेकंड पे है, जापान थर्ड पे है, और हमारा नंबर है 13th नंबर है हमारा। और अब तक की ये बेस्ट जो है परफॉर्मेंस है हमारी। ठीक है, देखिए कई बार ये डिबेट चलती है कि इंडिया क्यों नहीं स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा कर पा रहा है, या फिर क्या दिक्कतें आ रही हैं। और कुछ ब्लेम करते हैं कि कुछ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर भी काफ़ी सारी करप्शन वगैरह से रिलेटेड इश्यूज हैं। इसके साथ साथ जो माइंडसेट है वो भी अभी इतना ज़्यादा ओपन हुआ नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें तो है ही, लैक कर ही रही हैं। साथ ही साथ एक आम बच्चे के लिए एक सीधा जॉब का
जो रास्ता है उसको छोड़ के एक बिल्कुल अंधेरे रास्ते पे आगे चलना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार माँ बाप भी इस चीज़ से हिचकिचाते हैं और सोसाइटी भी उसके अंदर जो है काफ़ी सारा डर जो है बिठा देती है, तो लोग बचते हैं। तो कोशिश कीजिए कि साथ के साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बच्चे उनमें पार्टिसिपेट करते रहें, ताकि जो बाकी के देश हैं, जैसे चाइना में देखिए कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश है, वहाँ भी तो मतलब आ ही रहे हैं मेडल्स। इवन कजाकिस्तान सेकंड नंबर पे है, जापान इतना मेहनती देश है, ठीक है, फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि वो सारा दिन मतलब काम काम काम, साथ में अपना टाइम जो है उन्होंने डिवाइड किया हुआ है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये लोग अच्छे ऑफिस में जॉब भी करते होंगे, देखिए मल्टीटास्किंग हो सकता है आदमी, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता, एक टाइम पे एक ही काम करेगा। लेकिन फिर भी मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर कैलिबर है गेम्स के अंदर आगे बढ़ने का, उनको हर मुमकिन हेल्प, चाहे वो मेंटल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ठीक है, और वैसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए, वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, तभी न्याय होगा उनके साथ। चलिए अगर आगे बात करें इंडिया से, श्री हरि नटराज ने 7 मेडल हासिल किए, जो कि हाईएस्ट फॉर एनी इंडियन इन ए सिंगल एडिशन, ठीक है, अब तक का मतलब इन गेम्स में हाईएस्ट मेडल हैं ये। इसमें से सिल्वर है 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर और 50 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर है, ब्रॉन्ज है 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर, 100 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर, और मेडल। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रोमिनेंट नाम इसलिए बन जाता है कि इस बच्चे के पास ज़्यादा जो है मेडल्स हैं। इसके बाद भाव्या सचदेवा है, जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन मेडल जिन्होंने अचीव किया है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने लिया है 400 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर। आप इसका याद रख सकते हैं भाव्या सचदेवा का, ठीक है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट वुमेन मेडल है ये, और इसका याद रख सकते हैं कि 4 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर ब्रॉन्ज किसने हासिल किया था इस चैंपियनशिप में, एक्वेटिक चैंपियनशिप में, ठीक है। उसके बाद कुशाग्र रावत की बात करें तो ब्रॉन्ज उन्हें मिला है 1500 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर। बेनेडिक्शन आर बेनिस्टन को मिला है सिल्वर 50 मीटर बटरफ्लाई के अंदर। ऋषभ दास को ब्रॉन्ज मिला है 200 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर, और साजन प्रकाश को मिला है ब्रॉन्ज 200 मीटर बटरफ्लाई के अंदर। आप रोक के भी इनको देखिए, ऐसे जो भी फैक्ट बेस्ड और डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन है, मैं उनको ये बोलूँगा कि आप उनके नोट्स को एक अलग जगह पे कंपाइल कर लें, कैटेगरी बना के, कि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड डेट्स हैं या फिर अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, या थीम है किसी गेम की। तो ये चीज़ें, जो कई चीज़ें समझने की नहीं होती, कई चीज़ें मगअप करने की होती हैं, आप इस चीज़ से बच नहीं सकते। तो आप जब लास्ट टाइम रहे जब एग्ज़ाम पास हो, तो उससे कुछ दिन पहले मतलब एक आप आइडिया लगा लें कि मैं इतने दिन में ये चीज़ें कवर कर लूँगा। ऐसा ना हो कि वो आपके कंपाइल होके 100 पेज हो गए हो और आप 2 दिन पहले उनको उठाओ और फिर एंक्सियस हो जाओ कि यार कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से मैनेज करो कि जितना अपना आपका डाटा जो है कलेक्ट हो गया है, उसके हिसाब से एग्ज़ाम से XYZ डेज पहले आप उनको उठाओ, ताकि आप उनको मगअप कर सको और एग्ज़ाम वाले दिन उनको उलेड़ाओ वहाँ पे, ठीक है। ये बेस्ट टेक्निक है मेरे हिसाब से, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। वर्ल्ड फूड डे विल अकर ऑन अक्टूबर 16। अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे जो है ऑब्जर्व किया गया है, और इसकी जो रिलेवेंसी है वो ये है कि एक तरीके से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली क्राइसिस के टाइम पे जो है उसको प्रमोट करता है, ये उसके एडवांटेज को प्रमोट करता है, ठीक है। और थीम क्या है? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड ए बेटर फ्यूचर, ठीक है, ये थीम याद रखना। हिस्ट्री की अगर बात करें, द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, उसने वर्ल्ड फूड डे क्रिएट किया था 1945 को। हावेवर जो है FAO कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 1979 के अंदर हुई थी, उस दिन जो है इसको ग्लोबल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। वो बात अलग है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी छुट्टी मेरे को देखने को मिली नहीं, 16 तारीख को होगी, हम तो अब स्कूल जाते नहीं, बच्चों को पता है।
ठीक है, या फिर अदर्स डिपार्टमेंट की होगी, अब किस कैटेगरी के अंदर हॉलीडेज की रखा है ये भी अलग बात है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ ध्यान देते हैं। द वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे विल बी ऑन अक्टूबर 16। एनेस्थीसिया डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर 16 को, और थीम क्या थी? एनेस्थीसियोलॉजी इन हेल्थ इमरजेंसीज। ठीक है, एनेस्थीसिया जैसे क्या है कि आपका जब कोई ऑपरेशन होता है और जो पेन मतलब से बचने के लिए या ट्रॉमा से बचने के लिए आपका या तो उस पर्टिकुलर मतलब कोई स्किन में इंजेक्ट करके, ठीक है, जो है आपका या तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन के आसपास का एरिया जो सुन कर दिया जाता है, या आपको एक उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बेहोश कर दिया जाता है। एनेस्थीसिया का एग्जाम जो है इंजेक्शन इसलिए काम आता है। इसकी ओवरडोज से पीछे हिसार में 2-3 साल पहले एक हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी। इसलिए जो एनेस्थीसिया लगाने वाला जो डॉक्टर होता है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए भाई। ठीक है। न्यू तिलारी हेरी स्नेल स्पीसीज डिस्कवर्ड। एक तिलारी हेरी स्नेल जो है वो ये स्पीसीज डिस्कवर हुई है। कहाँ पे डिस्कवर हुई है? जो रिसर्चर्स हैं ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के, उन्होंने इसको अनाउंस किया इस चीज को। और ये कहाँ मिली है? फाउंड इन द सेमी एवरग्रीन तिलारी फॉरेस्ट रीजन, जो कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र की। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम है लागोसेलियस हायोमिया जाकी। ठीक है। और इसका नाम रखा गया है हायाओ मियाजाकी के ऊपर, जो कि एक तरीके से जापानीज एनिमेटर हैं। ठीक है। और इनका नाम पीछे जब एआई जब स्टार्ट बूम पकड़ा था और ऐसी ऐसी कार्टून टाइप की फोटो जब बाहर निकल के आई तो इनका नाम भी आया था, क्योंकि वह एनिमेटेड जो फिल्म है, नेचर बेस्ड फिल्म जो है ये क्रिएट करते हैं। और बहुत मेहनत लगती है कि हर जो फ्रेम है उसको ये डिजाइन करते हैं और फिर वो चीज़ें बनती है। एक सेकंड क्या 1 मिनट के लिए बनाने के लिए पता नहीं कितने दिन जो हैं ये लगाते हैं। तो इनकी मेहनत को लेके जो है काफ़ी लोग सहानुभूति थी इनके साथ, क्योंकि एआई आने के बाद लोग ऐसे ही मतलब ऐसे जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। ये वो स्पीसीज है स्नेल की, आप फोटो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सुंदरबन एक्वाकल्चर मॉडल विंस एफएओ ग्लोबल अवार्ड। ठीक है। जो द नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी है, जिसको हम न्यूज भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वेस्ट बंगाल सुंदरबन की, उसने ग्लोबल जो अवार्ड है उसको क्लेम कर लिया है। किस चीज के लिए मिला है इसको? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है मैंग्रोव इकोसिस्टम में मेंटेन करने के लिए, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है शेम। ठीक है। और एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, उसने ये अवार्ड दिया है न्यूज़ को। न्यूज़ मतलब मैंने बता दिया, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी। ठीक है। 15 अक्टूबर को ये अवार्ड उनको मिला है। और ये कब किस ओकेजन पे मिला था? 80th जो है एनिवर्सरी थी एफएओ की, तब ये अवार्ड उनको दिया गया। और द वर्ल्ड फूड फोरम इन रोम इटली के अंदर ये जो है दिया गया है भाई। बस इसमें ये याद रखना कि ये अवार्ड जो है क्यों मिला, किसको मिला है? सुंदरबन को मिला है। ठीक है। और किसने दिया है, कहाँ दिया है, किस डेट को दिया है। 3-4 चीजें फैक्चुअल चीजें हो। जो उरुग्वे फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथनेशिया। लैटिन अमेरिकन कंट्री फर्स्ट बन गई है भाई, कहीं वर्ल्ड की मत समझ लेना। ठीक है। जो लैटिन अमेरिका है, ठीक है, वहाँ लैटिन अमेरिका मतलब जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच का एक पोर्शन है, जो वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की एक कंट्री उरुग्वे, और वो पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री बन गई जिसने लीगलाइज कर दिया यूथनेशिया को। 15 अक्टूबर को एक बिल पास हुआ था। यूथनेशिया क्या होता है कि असिस्टेड सुसाइड, मतलब मान लो कोई इतना बीमार हो गया और उसकी एज भी ज़्यादा है और बचने के कोई चांस नहीं है, वो तो सफ़र ही कर रहा है, पेन में है। ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि इससे अच्छा मेरे को जो है मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा जो असिस्ट की हुई मेरे को सुसाइडल जो एक टेक्निक दे दी जाए, या कोई दवाई वगैरह इंजेक्ट करके इससे अच्छा तो मार दिया जाए। ठीक है। उसको यूथनेशिया बोला जाता है, ताकि जितना जिए आदमी डिग्निटी के साथ जिए, ऐसे पेन में ना फिर उस चीज़ का इलाज है।
ठीक है, तो उस चीज को जो है लीगलाइज कर दिया है। बहुत सारी और भी कंट्रीज है जिनके अंदर लीगल है, कईयों के लिए के अंदर टाइम की बाउंडेशन है, कईयों के अंदर एज की बाउंडेशन है, कहीं पे कोई जो है छोटे बच्चों के साथ लीगलाइज नहीं मानता। ठीक है, तो अलग अलग रूल्स है। बस मैं ये बताना चाह रहा था कि लैटिन अमेरिकन कंट्री उरुग्वे की पहली कंट्री ऐसी बन गई है। और बात करूं तो यूथनेसिया मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओनली, एंड ओनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इलीगल ही माना जाएगा कि कोई घर पे ही, मतलब कोई बेचारा बीमार पड़ा है और उसको ठा के कोई ऐसा टीका लगा दिया कि भाई ठीक है पेंडा छूटा है, तो उस वो लीगल नहीं है भाई। ठीक है, चलिए ग्रीन क्रैकर्स की अगर बात करें, जब आज अब कुछ दिन बाद 20 तारीख को दिवाली आ जाएगी, तो इसके उपलक्ष्य में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें डिबेट्स भी निकल के आएंगे। कुछ ग्रुप बोलेंगे कि पॉल्यूशन हो रहा है, या ऐसे त्यौहार मनाने की बजाय मिठाइयाँ खा लो, नए कपड़े पहन लो। कुछ बोलेंगे कि फलां फलां XYZ कम्युनिटी का जब फेस्टिवल आता है तब भी ये होता है, तो हमारे ऊपर क्यों, मतलब सारी चीज़ें चलेंगी। इस बीच जो है, जो साइंटिस्ट हैं CSIR के, वो एक आइडिया के साथ आए कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे तो बिल्कुल जो है रिप्लेसमेंट नहीं है जो ट्रेडिशनल जो फायर क्रैकर्स हैं उनका, लेकिन यूँ है कि पॉल्यूशन जो होता है वो तो थोड़ा उसको मिटिगेट किया जा सकता है ग्रीन फायर क्रैकर्स की वजह से। इनका हम देख लेते हैं। ये ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये कतई नहीं है कि ये पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, लेकिन ये रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मतलब एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम बेशक कर देते हैं। ठीक है, और ये CSIR ने बनाया था, मैंने बता दिया। और साथ में कौन था? द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, किसके अंडर? इंडियाज ग्रीन क्रैकर इनिशिएटिव के अंडर भाई। अब जो एमिशन होता है, वो जो टॉक्सिक जो कंपोनेंट है उनका एमिशन होता है जब फायर क्रैकर जलते हैं, तो लगभग 30% कम हो जाता है। जो पार्टिकुलेट मैटर है उनका, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं महीन ऐसे कण जो मतलब टॉक्सिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हवा में फैल जाते हैं और फिर आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। और पूरा आप समझते हैं कि एयर पोल्यूशन से आप क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। इसके साथ साथ पटाखों से जैसे ज़्यादा जो लाउड साउंड जो निकलती है उससे जो एनिमल्स हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होती है, एक ट्रॉमा भी बैठ सकता है। ठीक है, कई बार तो गाँव में हम कह दे भाई माराड़ ना पटाखे बजाओ, कांध कतड़ हमारी भैंस बिद का है। ठीक है, तो लाइक वही है सिस्टम, उसको भी कंट्रोल किया गया है। तो इसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल हैं उनका अल्टरनेटिव जो रखा गया है, जैसे हार्मफुल केमिकल जो ट्रेडिशनल पटाखों के अंदर यूज होते हैं, बेरियम नाइट्रेट वगैरह, आर्सेनिक, मरकरी, लिथियम वगैरह, यूज अल्टरनेटिव ऑक्सीडाइजर और स्टेबलाइजर यूज हुए हैं। नॉइस लेवल को भी कम किया गया है इसके द्वारा, जो साउंड लेवल 120 dB तक की रखी गई है, बाकी जो कन्वेंशनल पटाखे होते हैं उनकी 150 dB तक की रहती है। सर्टिफिकेशन दिया जाता है, स्पेशल सर्टिफाइड होके ये ग्रीन क्रैकर बनते हैं। CSIR और नीरी जो दो ऊपर मैंने जो जिन्होंने ये क्रैकर्स बनाए हैं वो सर्टिफाइड करते हैं चीज़ों को। एक लोगो है, QR कोड है, सर्टिफिकेट के साथ जो लिंक होता है। ठीक है, और एक लाइसेंस जरूर चाहिए किसी भी एजेंसी को, अगर वो बना रहे हैं तो ऐसे पटाखे। वो लाइसेंस कहाँ से मिलेगा? पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पैसो बोलते हैं। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडी एक हाँ जी, चलिए रिज्यूम करते हैं क्लास को। चलिए, सेलेस्टियल बॉडी चिरोन, एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार ऑब्जर्व किया है एक रिंग की फॉर्मेशन किसके अराउंड? एक आईसी सेलेस्टियल बॉडी जिसको सिरोन नाम है,
सेलेस्टियल बॉडी जो भी कोई अंतरिक्ष में अर्थ के आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर स्पेस के अंदर कोई भी चाहे कोई प्लेनेट हो, ठीक है, सोलर सिस्टम में कोई और बॉडी हो जैसे मिटियोराइट्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो उनको सबको सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। तो एक शिरोन करके एक सेलेस्टियल बॉडी है, उसके राउंड जो है वो उन्होंने रिंग फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया है एस्ट्रोनॉमर्स ने भाई, ठीक है। और ये शिरोन जो सेलेस्टियल बॉडी है ये कहाँ ऑर्बिट करती है, सैटर्न और यूरेनस के बीच में जो है जो जगह है वहाँ उस एरिया में जो है सन को ऑर्बिटिंग करती है भाई, सन की, ठीक है। और इस शिरोन जो सेलेस्टियल बॉडी की अगर बात करें तो ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया था इसको सेंटोर ऑब्जेक्ट के, मतलब एक तरीके से सेंटोर ऑब्जेक्ट के रूप में इसको ऑब्जर्व किया गया। सेंटोर ऑब्जेक्ट वो होता है कि जो ना तो मतलब एक तरीके से एस्टेरॉयड के रूप में नोट किया जाए ना ही कोमेट के रूप में। एस्टेरॉयड मतलब ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो जिनका जो फॉर्मेशन है, जो सब्सटेंस उनके अंदर होता है या तो मेटालिक होता है या रॉक्स वगैरह होती हैं, बजाय कोमेट के। कोमेट में जैसे वो सन से नॉर्मली बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, कूलर जो एरिया है उसके अंदर होते हैं, तो वो उनकी फॉर्मेशन थोड़ी आइसी होती है, ठीक है। यही डिफरेंस है इनकी फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको नाम और डिस्टेंस जो है सन का उसके बेस्ड पे एस्टेरॉयड और कॉमेट नाम दे दिया है इनको, ठीक है। और इस हाइब्रिड को क्या बोलते हैं, जो दोनों में ही शामिल हो जाए, सेंटोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शिरोन एक सेंटोर ऑब्जेक्ट है। और ये मैंने आपको बता दिया कि जुपिटर और नेपच्यून के बीच में सन को ऑर्बिट करता है ये, ठीक है। डिस्कवरी उसकी हुई थी 1977 के अंदर, एक एस्ट्रोनॉमर थे चार्ल्स कोवाल नाम से, ठीक है। और शिरोन एक पहला नॉन सेंटोर है, ठीक है, पहला ऐसा सेंटोर है जिसको इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है। चलिए, IUCN फ्लैग्स वेस्टर्न घाट्स, मानस एंड सुंदरबन एज सिग्निफिकेंट कंसर्न साइट। जो IUCN है उसने इन तीन जो ये बायोस्फीयर जो है वेस्टर्न घाट, मानस वगैरह और सुंदरबन को किस कैटेगरी के अंदर डाल दिया, सिग्निफिकेंट कंसर्न के अंदर। जो इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन की, नेचर की, जिसकी फुल फॉर्म IUCN का फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं, वो उसकी एक वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक है जो 4th एडिशन जो की हुई थी 2025 में ही, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने इन जो 3-4 नाम मैंने बताए, वेस्टर्न घाट, मानस नेशनल पार्क और सुंदरबंस नेशनल पार्क वगैरह को सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी के अंदर डाला है भाई, ठीक है। अगर बात करें इसकी वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक की, तो ये एक तरीके से ग्लोबल असेसमेंट पब्लिश्ड होता है 3-4 साल के दौरान, IUCN इसको पब्लिश करता है, ठीक है। और ये क्या इवेल्युएट करता है कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी हैं उनको उनका स्टेटस जो है ये असेस करता है कि क्या स्टेटस में है अभी वे, ठीक है। मैं इन कैटेगरीज और कैटेगरीज के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। तो इन्होंने एसेस किया 63 नेचुरल साइट्स का जो कि अक्रॉस एशिया हैं। 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे एक तो गुड या फिर गुड विद सम कंसर्न, सिग्निफिकेंट कंसर्न या क्रिटिकल। और जो 2025 की रिपोर्ट है उसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि शेयर ऑफ साइट्स विद सिग्निफिकेंट कंसर्न हैज राइजन फ्रॉम 26% 2020 टू 30% 2025। जो एक तरीके से सिग्निफिकेंट कंसर्न कैटेगरी के अंदर जो भी ये आते हैं, मतलब आपके साइट्स आती हैं, जो शेयर है साइट्स का वो बढ़ गया है 26% से 30% हो गया, जो कि 2020 में 26 था और 25 में 30% हो गया, बढ़ गए। मतलब ऐसी ऐसी जो भी एनिमल और प्लांट्स जो कि उनकी जो दशा है वो कुछ डिप्लीट ही हुई है, इसीलिए उनको ऑल ओवर कैटेगरी थोड़ी सी डाउन हो गई सारी, ठीक है। और हाईलाइटिंग वर्सनिंग प्रेशर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म एंड इन्वेजिव स्पीसीज। ये रीजन बताया कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो क्यों एक तरीके से बिल्कुल क्लैश के पॉइंट ऑफ व्यू से कर गया, एकदम स्प्रेस हो गया, ठीक है।
बाकी की इंडियन साइट्स अंडर सिग्निफिकेंट कंसर्न की बात करें तो साइट्स नेम यहाँ पे दिए हुए वेस्टर्न घाट है। जैसे लोकेशन की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के आसपास वेस्टर्न घाट है। और की इशू क्या है इसके, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो लॉस हो रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वजह से। मानस नेशनल पार्क जो कि असम में है, इंडिया भूटान ट्रांसबाउंड्री पार्क जिसको बोला जाता है, उसमें हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है और पोचिंग वगैरह, शिकार वगैरह ज़्यादा खेला जाता है। वहाँ भी फ्लड डैमेज वगैरह ज़्यादा हो रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज, बाहर की ऐसी स्पीसीज जो यहाँ के लोकल इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनको एडवर्स इम्पैक्ट डाल रही है, ऐसी जो स्पीसीज है उनकी संख्या यहाँ बढ़ रही है। सुंदरबन नेशनल पार्क की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर है ये, इंडिया का बांग्लादेश ट्रांसबाउंड्री पार्क भी बोलते हैं इसको। और क्लाइमेट चेंज की वजह से, सी लेवल राइज की वजह से, इरोजन वगैरह, टूरिज्म प्रेशर की वजह से जो है पूरा जो फ्लोरा और फोना के अंदर जो है एक डिक्लाइन जो है देखने को मिला, उनकी हालत खराब है भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कॉन्क्लेव 2025 जो कि भोपाल के अंदर हुई थी, उसमें छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, कि इस स्टेट ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस योजना को अप्लाई करने, इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, और लगभग इन्होंने नियर जीरो क्लेम पेंडेंसी जो है अचीव कर ली है। ठीक है, मतलब कोई भी पेंडिंग जो नहीं बची है चीज़ें, इन्होंने लगभग सबको जो इस स्कीम के तहत जितना जितना पैसा, जितने जितने जो लाभ थे हर फैमिली को पहुंचाए हैं। ठीक है, और बात करें इस स्कीम की तो ये आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट है ये स्कीम, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कौन सी है, तो आप झट से बताएंगे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, और इस स्कीम के तहत जो पुअर फैमिलीज हैं उनको हेल्थ रिलेटेड जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 के अंदर रांची में, जो कि झारखंड में है। ठीक है, 2025 बेस्ट स्टेट इम्प्लीमेंटेशन, छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है। 97% जो हॉस्पिटल्स हैं वो एम्पेनल्ड हो गए हैं इस स्कीम के अंडर भाई। ठीक है, एम क्या है इस स्कीम का, एक तरीके से कैशलेस और पेपरलेस एक्सेस दी जाएगी किसको, क्वालिटी हेल्थ केयर को लोगों के लिए। लगभग 12 करोड़ वल्नरेबल फैमिलीज को लाभ मिलेगा, यानी लगभग 55 करोड़ जो पीपल हैं इससे लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, और ये जनसंख्या जो बताई है वो जो बॉटम यानी बिल्कुल लो अर्निंग जो फैमिलीज हैं जो बेयरली सर्वाइव ही कर पा रही हैं, उनका 40% कवर कर रही है भाई उस पॉपुलेशन का। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है कि कोई भी कैटास्ट्रोफिक मेडिकल जो इश्यूज, अगर कंडीशन ऐसी आ जाती हैं उस फैमिली के ऊपर, ताकि वो जो बियर ही ना कर पाए इतना खर्चा वगैरह, तो उनको हेल्प मिल जाती है भाई। की फीचर की अगर बात करें तो 5 लाख एनुअली मिलते हैं एक फैमिली को, और फैमिली साइज के ऊपर कोई लिमिट, कोई बार नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, किसी भी एज का, किसी भी जेंडर के बंदे उसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है पब्लिक एंड प्राइवेट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल के अंदर नेशन वाइड। लगभग 1929 मेडिकल प्रोसीजर्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, उसमें आईसीयू और मेडिसिन वगैरह और डायग्नोस्टिक वगैरह, सर्जरी वगैरह सब इंक्लूड है। 3 डे का फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और उसके बाद 15 डे का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर जो है वो दी जाती है इसमें। और पोर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इसको अवेल किया जा सकता है किसी भी ऐसे हॉस्पिटल के अंदर जो कि एम्पेनल्ड है इस स्कीम के अंडर। तो कि आप हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो उसके बाहर लिखा होगा कि इस स्कीम के अंडर जो ये हॉस्पिटल जो है एम्पेनल्ड है। ठीक है, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो वो कवर हो जाती है डे 1 से ही। ठीक है, और फुल्ली फंडेड है ये गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है हिस्सा रहता है। इसके बेनिफिशियरी कौन है, एलिजिबिलिटी की बात देखी जाए तो दो सोशियो इकोनॉमिक जो सेंसस हुआ था, कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाला, 2011 वाला,
उसके बेसिस पे, उसके डाटा के बेसिस पे जो है इसको एलिजिबिलिटी दी जाती है लोगों को जो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से नीचे बिलोंग करते हैं, जिनका बेचारों का बिल्कुल ही हालत बुरे हैं। और उनके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन है 70 साल से प्लस की, उनको भी ये लाभ मिलता है भाई। ठीक है, आज के लिए इतनी न्यूज़ थी। आप इनको रिवाइज करते रहिए, रिवीजन के सिवा आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो आपको मतलब सफलता की जो चाबी दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। मैं जैसे आपके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ, आपके लक्ष्य को पाने में आपकी हेल्प कर रहा हूँ, वैसे ही आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही डे बाय डे लिटल लिटल कदमों के साथ ही सही आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। खुश रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस थिंकर्स। गुड नाइट।